नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम अपने वीडियोस की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है नीरज गुप्ता एंड ये आपका चैनल फिजिक फायर। सो हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स में से मैं कुछ एक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर बात करूँगा। बहुत ज़्यादा मतलब हम उस पर नहीं जाएंगे, मोस्टली चैप्टर पर हम फोकस करेंगे वेक्टर वाले, तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन vary with time as x is equals to 4t square, y is equals to 2t। तो कहानी ये चल रही है, the coordinate of a particle moving in xy plane, moving in xy plane। तो एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, वेरी विथ टाइम एज, वेरी विथ टाइम एज एक्स इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर एंड y is equals to 2t। the locus of the particle is, the locus of the particle is, अब वो लोकस आपको बताना है कि इस पार्टिकल का लोकस क्या होगा, जो कि मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। एक्स कोऑर्डिनेट टाइम से रिलेट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम से रिलेट कर रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ एक कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं। तब आपको बताना है कि उस पार्टिकल का लोकस क्या रहेगा, पाथ क्या रहेगा, कैसा होगा। और आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है सर्कल, तीसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर पैराबोला, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है इलिप्स। तो कहानी ये बन रही है कि अब आपको बताना है कि पार्टिकल का पाथ कैसा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। अगर आप उस कंसेप्ट पर जाएंगे, जब मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, एक नहीं बहुत सारी इक्वेशन बताई थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी। मैथमेटिकल टूल्स वाले वीडियोस में आप जा सकते हैं, है ना। सर्कल वाली, पैराबोला, एलिप्स, इन सभी की इक्वेशंस बताई थी। अब एक्स वाई पार्टिकल आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। आपको बताना है कि उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा, लोकस क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, क्या मैं एक्स के वेरिएबल, एक्स की वैल्यू को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर तो फीलिंग आई गई होगी, 2t is equals to y, then y is equals to x is equals to y square। so कुछ ये इक्वेशन ऐसा नहीं दिख रहा आपको, x is equals to ky square। तो दिस इक्वेशन इज फॉर पैराबोला, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। अच्छा है ना कि यहाँ पर कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, कोई इशू नहीं है। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, पैराबोला। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सो अगला क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक स्लोप दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है y x ग्राफ के लिए, और वो ऐसे दिया हुआ है। लाइक यहाँ पर एक पॉइंट है 1, ये एक पॉइंट है 2 और ये एक पॉइंट है 3। क्लियर। तो इस ग्राफ में जो एक्स वाई एक्सिस के लिए दिया हुआ है, एक यहाँ पर कर्व है, कर्व पर 3 पॉइंट इंडिकेट किए हैं, जो तीनों पॉइंट स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m1, m2 और m3। m1, m2 एंड m3। अब आपको एक ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर कुछ, उन ऑप्शंस में से बताना है कि स्लोप के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। ऑप्शन क्या है, m1 is greater than m2 is greater than m3। b वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, m1 is less than m2 is less than m3। c वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, m1 is equals to m2 is equals to m3। एंड डी वाला ऑप्शन जो आपके पास है, m1 is equals to
M3 इज ग्रेटर देन M2। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब पहले हम आ जाते हैं यहाँ अपने ग्राफ पर। हमें पता है स्लोप मतलब क्या होता है। स्लोप मतलब होता है tan थीटा, टेंजेंट। तो जिस पॉइंट से रिलेटेड वो स्लोप आपसे पूछ रहे हैं वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें। एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होगी, एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होगी और एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होगी। तो पॉइंट 1 से यहां पर एंगल बन रहा है थीटा 1, पॉइंट 2 से थीटा 2, पॉइंट 3 से थीटा 3। हमें क्लियर दिख रहा है थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। मतलब थीटा 3 जो है वो सबसे बड़ा एंगल है। अगर थीटा 3 यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल है सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 3। tan रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, m1, m2, m3। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? बी वाला। क्या इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा था? नहीं। जो बेसिक कंडीशन दी थी आप उनको रीड करें, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन को लेकर कंसेप्ट लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास ऐसी कुछ कहानी दी हुई है, y एक्सिस, x एक्सिस, और यहाँ पर एक ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ शोन ग्राफ जो गिवन है आपके पास, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये कह रहे हैं फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। थर्ड वन क्या है? इंक्रीजेस। फोर्थ वन है आपके पास डिक्रीजेस। तो ऑप्शन फिर से सुनिए, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है इस ग्राफ का उसके साथ क्या हो रहा है। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। इस मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इस ग्राफ के लिए क्या पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, या पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, या सिर्फ इंक्रीजेस ही हो रहा है, या सिर्फ डिक्रीजेस ही हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ पर किसी भी एक पॉइंट को लूँ, किसी भी एक पॉइंट को लूँ, यहाँ पर ऐसा, यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है ना? यहाँ टेंजेंट ऐसा बनेगा, फिर टेंजेंट यहाँ बनना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ वाले पॉइंट पर आ जाऊँगा, टेंजेंट यहाँ बनना स्टार्ट होगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं सबसे पहले वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो थीटा यहाँ पर है, फिर दूसरे वाले पॉइंट के लिए थीटा, और पहले वाले पॉइंट के लिए थीटा ऐसा है, दूसरे वाले पॉइंट पर थीटा और कम हुआ, ये थीटा 1, ये थीटा 2, अब तीसरे वाले पॉइंट के लिए और कम हो गया, इस वाले पॉइंट के लिए थीटा 0 हो गया। तो थीटा कम होना मतलब tan की वैल्यू डिक्रीज हो जाना। गलत तो नहीं हुआ? स्लोप का जो मैग्नीट्यूड पूछा है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये बताना है कि स्लोप का मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो रहा है। तो पहले स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ये कंफर्म है। यहाँ तक डिक्रीज होके पहुंचा, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो स्लोप डिक्रीज होते 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 पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, मतलब स्लोप 0 हो गया। तो हमें पता चला स्लोप सिर्फ डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना? स्लोप सिर्फ डिक्रीज नहीं हो रहा है, या स्लोप इंक्रीज नहीं हो रहा है, पहले तो डिक्रीज ही हो रहा था। अच्छा, फर्स्ट इंक्रीज नहीं, पहले तो डिक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट के लिए एंगल बड़ा है, ऑप्टिक्स एंगल है, फिर एंगल थोड़ा और छोटा हुआ, फिर 90 डिग्री होगा किसी पॉइंट के लिए, है ना? और धीरे धीरे करके ये खत्म हो रहा है, मतलब रिड्यूस होता जा रहा है। तो कहानी ये बन रही है कि स्लोप पहले क्या हो रहा था, पहले स्लोप क्या हो रहा है, पहले स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के बाद फिर स्लोप इंक्रीज हो रहा है। आप देखें ये वाला एंगल
ये वाले पॉइंट के लिए स्लोप कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, कुछ गलत तो नहीं बनाया मैंने। फिर इस वाले स्लोप के लिए, फिर नेक्स्ट वाले स्लोप के लिए, मतलब इस वाले पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहानी क्या बन रही है, यहाँ कहानी ये बन रही है कि स्लोप के लिए पहले एंगल कम होता जा रहा है, कम होते होते कहाँ पर पहुँचा, कम होते होते डिक्रीज पहुँचा, मतलब 0 पर पहुँचा, और फिर उसके बाद स्लोप बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। कहानी कुछ आई समझ में। 10 की, अच्छा 10 की नेगेटिव वैल्यू पर आप जाते हो तो क्या होता है, 90 के ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या होता है, 90 के ऊपर वाली वैल्यू 10, 90 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पहुँच के 90 हो जाएगा इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। और 90 के और मतलब जैसे मैं 10 120 की बात करूँ, मैं 10 150 की बात करूँ, मैं 180 की बात करूँ, तो जैसे जैसे हम 90 के ऊपर ऑब्ट्यूस एंगल से कम होते जा रहे हैं, 90 पर आते जा रहे हैं, स्लोप बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट होता जा रहा है। पहले स्लोप डिक्रीज होगा, फिर स्लोप इंक्रीज होगा, सिंपल सी कहानी है। तो हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी पर मैं आ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि द पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास आउट हो रही है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस सी। अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास आउट हो रही है तो c का वैल्यू वहां क्या हो जाएगा, 0, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। यही कहानी हुई थी हमारी पिछली टाइम भी, तो c क्या हो जाएगा वहां पर 0, हमें पता चल गया इस इक्वेशन में c 0 हो जाएगा। एक कहानी तो हमें ये मिल गई है। एंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज डबल्ड ऑफ ऑर्डिनेट। अब ये बोल रहे हैं हुज एब्सिसा इज डबल्ड द ऑर्डिनेट, क्लियर, हुज एब्सिसा इज डबल्ड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ सच स्ट्रेट लाइन इज, और फिर कुछ ऑप्शन दिए, ऑप्शन की वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा मेरे पास, x/2, यही इक्वेशन बन रही है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट तो क्या हो गया मेरे पास 0। अब जो यहां पर इंटरसेप्ट 0 हो गया, अब जो इसका ऑर्डिनेट है, जो इसका एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट का क्या है, ट्वाइस है। सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x/2। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, x अपनी जगह लिखा हुआ है, y अपनी जगह लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, क्योंकि लाइन पासिंग कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से पास आउट हो रहा है लाइन। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द side of the square is increasing, the side of the square is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second, 0.2 centimeter per second. The rate of increase of perimeter, the rate of increase of perimeter, the rate of increase of perimeter with respect to time, with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में आपको पैरामीटर की रेट बतानी है क्या है। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वी नो दैट के पैरामीटर जो होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड, यही होता है। अब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर रेट निकालूं dp/dt 4 ds/dt साइड के लिए। अब ds/dt की रेट आपको दी हुई है, ये ds/dt के बने आपको ds/dt कितना 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ds/dt का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 4 इंटू 2, सो dp/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट तो सेम होगा, पैरामीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं लिख दोगे, एरिया के बारे में बात नहीं की, पैरामीटर का पूछा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने हमारा आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आ रहा है और फिर हम वेक्टर वाले क्वेश्चन पे कहानी स्टार्ट करेंगे, है ना।
अच्छा, ये क्वेश्चन जो आ रहा है वो इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूजन भी होगा, तो उसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखें कि क्या क्या हम वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है 1/2 √g/L, होता भी यही है √g/L। तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है f = 1/2 √g/L। L यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम है, f उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है, 2π और g कांस्टेंट है, क्योंकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर कांस्टेंट रहेगा। अभी कहीं स्पेशल कंडीशन की बात नहीं की है कि इसको स्पेस में रखा है या कहीं दूसरी जगह लेकर गए। ठीक है, चलिए, तो अब क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ग्राफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इन्हीं किसी क्वांटिटी में आपको वो ग्राफ पूछेंगे कि स्ट्रेट लाइन किन क्वांटिटीज के बीच में बनेगा। ऑप्शन आपको दिए हैं, तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे। तो ऑप्शन पहला है यहाँ पर f ऑन द ऑर्डिनेट, f ऑन द ऑर्डिनेट एंड L ऑन द एब्सिसा, ऑन द एब्सिसा। ठीक है, नेक्स्ट f ऑन द ऑर्डिनेट और √L ऑन द एब्सिसा, f ऑन द ऑर्डिनेट एंड √L ऑन द एब्सिसा। थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है f² ऑन द ऑर्डिनेट, सो f² ऑन द ऑर्डिनेट एंड L ऑन द एब्सिसा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है f² ऑन द ऑर्डिनेट एंड 1/L ऑन द एब्सिसा। कहानी ये, चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा स्ट्रेट लाइन के लिए, मतलब कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में कौन सी वो दो क्वांटिटी हैं जो कि स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगी यहाँ पर। तो इक्वेशन हमारे पास ये है, हमने कहा ठीक है, f और L के बारे में अगर मैं बात करूँ, f को कहाँ पे लूँ, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पर, L को कहाँ पर लूँ, एक्सिसा मतलब x एक्सिस पर। तो f और L के बीच में यहाँ क्या कंडीशन, मान लो 2 कांस्टेंट है ही, g कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन ये मिल रही है कि f इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L, है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब कहानी ये होनी चाहिए थी, अगर f और L के बीच में मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो कहानी ये होनी चाहिए थी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या आ रहा है वो, नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। f ऑन द ऑर्डिनेट हमने कहा ठीक है, √L ऑन द एब्सिसा हमने कहा ठीक है, बट यहाँ √L नहीं है, यहाँ 1/√L है, ये तो रेसिप्रोकल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। आपको ग्राफ में मैंने बताया था, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में कोई वैल्यू आएगी तो उनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं। चलो, ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, f² और L, f² ऑर्डिनेट पर, L एब्सिसा पर। तो हम f² की कहानी भी कर लेते हैं। इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ f² = प्रोपोर्शनल टू 1/L। ठीक है, तो क्या f² और L के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं, ये तो f² और 1/L लिखा हुआ है, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, तो वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ये भी गलत हो जाता है। तो बच्चा ये सही होगा, अब क्यों होगा वो देख लेते हैं। देखो f², मैंने इसको एक क्वांटिटी मान लिया y प्रोपोर्शनल टू 1/L, 1/L को दूसरी क्वांटिटी मान लिया x, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सिसा, स्ट्रेट लाइन बन गया। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, और ग्राफ से रिलेटेड थोड़ी बेसिक चीज़ें याद रखनी है। जो आपको ग्राफ मैंने उस टाइम पर बताए थे मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर में जाकर आप देख सकते हैं, वो बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए
अब हम आते हैं वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस लेंगे वहाँ पर। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर और भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। तो वेक्टर से रिलेटेड हर एक डाउट, हर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए और हो भी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर की टर्म में हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are such that कुछ ये कहानी दी हुई है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, ये कहानी दी हुई है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट, ये दिया हुआ है, देन vector A minus vector B may be equated to और ऑप्शन इज, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है √3/2 mod A, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ mod A, तीसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है √2A और चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है √3A। ये कहानी है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। हमने कहा ठीक है, देखो अगर आपको डायरेक्टली याद है, मतलब नहीं याद है तो बना लेंगे फॉर्मूला। अगर याद है, मैंने उस टाइम पर एक फॉर्मूला बनाया था, अगर दो वेक्टर का हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये तो सभी को पता है, दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है कुछ ऐसा, a² + b² + 2ab और इनके बीच का एंगल। ये कहानी सबको पता है, बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और हम एडिशन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम इसको लिख सकते थे, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो, तब की कहानी है ये, 2a cos θ/2, है ना। 2a को आप सॉल्व कर सकते हो, b की जगह a लिख दो, b की जगह a लिख दो, ये क्या हो गया 2a², ये क्या हो गया 2a², ये cos θ, ठीक है, 2a² कॉमन आ गया तो √2a हो गया, तो यहाँ √2a हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बचा 1 + cos θ, 1 + cos θ क्या होता है 2 cos² θ/2, एक √2 और निकल जाएगा, √2 हो जाएगा, cos² θ/2 cos θ/2 हो जाएगा। तो सॉल्व भी कर सकते हो, वहाँ हमने सॉल्व भी किया, तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। अगर ये कहानी होती है तो हमें ये पता होता है। अब उन्होंने हमसे बोला है कि a माइनस बी का मोड किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का मोड किसके इक्वल होगा अगर ये कहानी होती है उस सिचुएशन में तो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं a माइनस बी कर दूं तो a माइनस बी में भी हमें क्या मिल रहा था 2a sin θ/2, गलत तो नहीं, यही मिल रहा था, क्लियर है ना। a माइनस चीज मुझे मिल रही है तो सिचुएशन में हम ये बोल सकते थे, अच्छा वहां पर आप क्या बोलते थे कि वो कौन सा एंगल होता था जिसके लिए रिजल्टेंट का मॉड्यूलस इंडिविजुअल वेक्टर के मॉड्यूलस के बराबर आ जाए। तो आप जब एडिशन करते थे तो 120 डिग्री बोलते थे, गलत तो नहीं हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि a + b वेक्टर के जो एडिशन हम कर रहे हैं उसका मोड a के मोड के बराबर है, इसकी जगह भी a लिख दो, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो θ/2 60 हो जाएगा, θ 120 हो जाएगा। ये कहानी हमने वहां पर भी की थी, है ना। θ कितना हो जाएगा 120। अब ये θ हम यहाँ पुट कर दें, सो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a साइन 120 60 साइन 60 की वैल्यू 2 से 2 कैंसल, तो √3a को उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है,
तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? ठीक है ना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए जो कि हमने अपने वेक्टर के एडिशन वाले लेक्चर में भी डिस्कस किए। आप जाके वहां पर देखें एक बार और गो थ्रू करें, ये सारी कंडीशंस वहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स, if the sum of the two unit vectors, if the sum of the two unit vectors is a unit vector, is a unit vector, is a unit vector, then the magnitude of their difference is, then the magnitude of their difference is। अब देखिए, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट, यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर का सम आपको दिया हुआ है ना। अब अगर दो यूनिट वेक्टर का सम आपको दिया हुआ है, जैसे आप ऐसा बोले और मैं उनका हम बोल रहे हैं दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, मान लो उन दोनों का जो मैंने प्लस किया, एडिशन किया, वेक्टर एडिशन किया, उनका मैग्नीट्यूड निकाला, तो जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। समझिएगा, दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, मैंने अगर मैग्नीट्यूड ले लिया, दूसरा वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि मुझे इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट पहले वाले यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे 2 फर्स्ट वाला, दूसरा वाला, और cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब cos -1/2 जो वैल्यू होता है वो 120 डिग्री का होता है ना? होता है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? सो थीटा यहां पर कितना आ गया? 120। अब कहानी ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, हमें उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अच्छा ये दो यूनिट वेक्टर आप n1 n2 लिखो। अब पता चले आपने सेम यूनिट वेक्टर लिखा है, सर ऐड क्यों नहीं किया, 2n कैप लिख देते। दो यूनिट वेक्टर है, कोई भी हो सकते हैं। चलो इनके डिफरेंस निकालना है। सो n1 कैप माइनस n2 कैप इज इक्वल टू निकालना है, क्या निकलेगा? फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि डिफरेंस है ना, माइनस आएगा cos थीटा। अब cos थीटा देखो, आप दो चीजें कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं पता ना, कोई भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, स्पेशली बायो वाले बच्चे, नहीं पता ना मैथ्स की वैल्यू, ठीक है, cos थीटा डायरेक्टली पुट कर दूंगा -1/2, टेंशन खत्म, वैल्यू निकाल -1/2। अभी क्या, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया 1 1 1। सो आंसर इज √3। क्लियर? सो आंसर इज √3। मेरे हिसाब से यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको रब करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है मुझे, ये पिक करते हैं अपन। गिवन दैट a इज इक्वल टू b, समझिएगा है ना, जो मैं लिख रहा हूं वैसे ही समझिएगा और कुछ अपने मन से उसमें ऐड नहीं कीजिएगा। गिवन दैट a इज इक्वल टू b, मैंने यहाँ वेक्टर सिंबल नहीं लगाए, नहीं लगाना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, what is the angle between, किस किस के बीच में, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर।
अब ये तो ओरली क्वेश्चन है, चलो फिर भी ऑप्शन ले लो। ऑप्शन 30, 60, 90, 180। 30, 60, 90, 180। हमने कहा ठीक है, बट आप खुद देखो, दो वेक्टर हैं, एडिशन करना है ना, ऐसे लिख लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका प्लस ये आ गया। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, ये रिजल्टेंट आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ठीक है। अब डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी का। ए माइनस बी का डिफरेंस मतलब माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ये आएगा डिफरेंस R1 ये R2, ठीक है। ये तो हो गया डायमेट्रिकली कि आपने एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका एडिशन किया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर आपने लिया, अब दूसरा आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। आपने कहा ठीक है चलिए डिफरेंस निकालते हैं। अब जब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि दूसरा वेक्टर कहाँ जाएगा, ए वेक्टर वहीं पर है, बी पीछे आ गया, ये, ठीक है। अब ये डायग्राम वाला सेंस आ रहा है हमारे अंदर कि मुझे यहाँ पर जो एंगल दिखाई दे रहा है वो कितना एंगल दिखाई दे रहा है, कुछ सोचो, एंगल जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। एक तरह का राइट एंगल ही बनता हुआ दिख रहा है ना। चलो सर नहीं हुआ, प्रूफ नहीं आया, आपने तो बोल दिया, डायग्राम दिख गया राइट एंगल बनता हुआ, लेकिन अभी प्रूफ का हुआ। ये तो आपको समझाने के लिए था, दिमाग में सेंस बताने के लिए। प्रूफ करते हैं, देखो हमें डिफरेंस और इसका वो निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें इनके डिफरेंस और इसका बीच का एंगल निकालना है। हमने कहा ठीक है, हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, देखो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का, एक को मान लेता हूं P, एक को मान लेता हूं Q कुछ देर के लिए। सो P Q cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू P वेक्टर Q वेक्टर मॉडुलस ऑफ P। ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप लोग खुद मुझे बताओ, ठीक है। चलो लिख दिया है, अब सुनना ध्यान से। cos थीटा इज इक्वल टू P वेक्टर कहाँ है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अपॉन में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो कैसे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है भैया, बराबर है तो ये जीरो आ गया, 90 डिग्री पर जीरो मिलता है, प्रूफ हो गया। सो एंगल क्या हो गया, 90। डायग्राम के सेंस में भी देख लिया और हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया कि क्या कहानी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हाँ जी, इसमें चलो इसमें कोसाइन लॉ यूज करेंगे। एक कोसाइन लॉ का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इफ वेक्टर्स P Q एंड R, if vectors P Q and R sorry have magnitudes 5, 12 and 13, 5, 12 and 13 यूनिट्स, ठीक है। द एंगल बिटवीन Q एंड R, द एंगल Q एंड R, ऑप्शन दे देता हूं, इसके बाद जरूरत नहीं है। cos इनवर्स 5/12, cos इनवर्स 5/13, cos इनवर्स 12/13 एंड cos इनवर्स 2/13, ठीक है। ये ऑप्शन है। चलो भैया लगाते हैं यहाँ पर कोसाइन लॉ।
कोसाइन लॉ ही लगाए ना, कॉस की टर्म में ऑप्शन दिए, साइन लॉ क्यों लगाएंगे? ठीक है, चल कोसाइन लॉ में आपको बताया गया था। चल सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, पक्का ऐसे बनाऊं? अच्छा, कहीं पर इन्होंने हमसे ये बोला है कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं बोले। ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ, एक ही डायरेक्शन में ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब तो यहाँ पर एक काम करो, इसे हटा दो, यहाँ से आप रेस्पेक्टिवली वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये वेक्टर पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, हमने कहा ठीक है। चलो अब एंगल किसके बीच का निकालना है? क्यू एंड आर के बीच का निकालना है। एंगल क्यू एंड आर के बीच का निकालना है, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। गलत तो नहीं है? पक्का ये वाला एंगल निकालना होता था, ठीक है ना? चलो एक चीज होता क्या था कि जब भी हम एंगल्स की बात कर रहे होते थे तो पी के सामने वाले एंगल को हम क्या लेते थे? अल्फा, यही लेते थे, ठीक है। क्यू के सामने वाले को मैंने क्या ले लिया? बीटा। आर के सामने वाले को क्या ले लिया? गामा। और फिर हमने प्रूफ के अंदर, क्योंकि एंगल तो हमें ये वाला निकालना रहता था, हम वहाँ क्या लिखते थे प्रूफ के अंदर? cos 180 माइनस अल्फा। आप प्रूफ भी देख सकते हैं, इसी के जस्ट पिछला वाला लेक्चर मैंने लिया था, उसमें साइन लॉ और कोसाइन लॉ दोनों का प्रूफ बताया था। ठीक है, ये 180 माइनस बीटा, ये 180 माइनस, क्योंकि वेक्टर के बीच में तो एंगल ये बनेंगे ना, जैसे यहाँ पर ये 180 माइनस अल्फा, ये 180 माइनस बीटा, यहाँ पर 180 माइनस गामा। और प्रूफ करके फाइनली मेरे पास क्या आता था? अगर मैं अल्फा के लिए निकाल रहा हूँ कॉस अल्फा, अल्फा के सामने वाली जो साइड होती थी, जो वेक्टर होती थी, उसको छोड़ दो, पहले दोनों को ले लो। मतलब क्या क्या है मेरे पास? आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अल्फा के सामने वाली साइड माइनस में आ जाती थी, अपॉन जो प्लस में साइड आ रही है वो 2QR। ऐसे ही कुछ होता था, ऐसे ही कुछ होता था फॉर्मूला। फिर से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो बिल्कुल भी, उन्होंने बोला क्यू और आर के बीच में एंगल निकालना है। अच्छा, क्यू और आर के बीच में ये वाला एंगल नहीं होता है, क्यू और आर के बीच में ये वाला एंगल नहीं होता है, ये निकला भी नहीं है। वहाँ कॉस अल्फा जरूर लिखा है, लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाते थे 180 माइनस अल्फा लिया था वहां पर मैंने, अगर आपको याद हो तो कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस थीटा वहां पर भी किया था मैंने, तभी प्रूफ निकल के आया था, ये माइनस वाला सिंबल तभी आया था। तो डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि पी क्यू आर तीन साइड बना ली, पी के सामने वाले को, मतलब पहली वाली सामने वाली को अल्फा मान लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे को बीटा मान लिया, तीसरे को गामा मान लिया। अब वो बोल रहे हैं दूसरे और तीसरे के बीच एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल ही निकलेगा। ये वाला एंगल मतलब इधर वाला एंगल नहीं निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो इस फॉर्मूले से इनके बीच का एंगल, मतलब इधर वाला ही निकाल रहे हो। वो तो फॉर्मूले में कन्वर्ट होके ये वैल्यू आ रही है, तो आपको लग रहा है कि आप अल्फा निकाल रहे हो, है ना? तो अब कहानी ये बनेगी cos अल्फा आर का मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा, जिसको भी कंफ्यूजन लग रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट डायग्राम बना के फॉर्मूला लिखा है, आप बिल्कुल प्रूफ पर जाएं और वहां पर देखें वेक्टर का। जब मैंने कल क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर अपलोड किया था, आपने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहां पर आपको साइन और कोसाइन दोनों लॉ का प्रूफ बताया, और लगेंगे कब, क्या निकालना है वो भी बताया है। इवन इससे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैंने वहां पर दिया था कोसाइन लॉ से, वहां पर जाए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं। आर का वैल्यू कितना है भैया? 13। क्यू का वैल्यू कितना है? 12। आर और क्यू हो गए। पी का वैल्यू कितना है? 5। क्यू आर 12, 13। कॉस अल्फा 169, 144, 25, 2 × 12 × 13। नेक्स्ट, और मुझे ये डायग्राम रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको रब करके आंसर लिख रहा हूँ यहीं पर। इन दोनों को प्लस किया
25 को माइनस कर दिया है ना, तो पहले प्लस कर लेते हैं। 9 और 4 13, 3 आ गया। 6 और 4 10 और 1 कैरी 1 आ गया। 1 और 1 2 और 1 3 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 13 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, चलिए कॉस अल्फ़ा इससे माइनस किया, 13 में से 5 गया 8 बचा, तो यूँ ठीक है। 10 में से 2 गया 8 बचा और ये 2 बच गया। 2 इंटू 12 इंटू 13, 2 से डिवाइड होती हुई चीज़ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वेक्टर के ही हम क्वेश्चन और भी आगे कर रहे हैं, तो आई होप कि ये कोसाइन लॉ वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is perpendicular of a vector। तो a वेक्टर b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर? फाइंड बिटवीन a वेक्टर एंड, इसके ऑप्शन है मेरे पास बट मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, है ना, हम बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा चलिए, सो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर इसका प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम के फॉर्म में हम देख लें, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ये मान लिया, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ कहीं आएगा और वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या कहानी बनती है? अब ये कहानी बनती है कि जब भी हमें रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बोला गया है किसी भी एक वेक्टर का, तो हमें एक फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला था वेक्टर एडिशन में जो हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के एनालिटिकल फॉर्म की बात की थी, वहाँ पर ये सॉल्यूशन बताया गया आपको, है ना, ये फॉर्मूला हमें वहाँ पर मिला था। अब हमें ही पता है कि ये वाला एंगल अल्फा होता था, पहले वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल जो अल्फा कहलाता था 1090 है। 1090 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इनफाइनाइट मतलब 1/0, ए प्लस बी कॉस थीटा, देन ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहां से मुझे कॉस थीटा मिल जाएगा विच इज माइनस ए अपॉन बी, एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। यही आ रहा है मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। तो ये अच्छा थीटा क्या था? थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था। कैसे पता चला मुझे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है? क्योंकि जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे तो यहाँ पर जो एंगल आता था वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हुआ करता था। ऐसी कुछ कहानी बनती थी, वही यहाँ पर बन रही है। क्लियर है? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि टू वेक्टर्स P and Q are inclined to each other at theta. Which of the following is the unit vector perpendicular to P and Q? इंपॉर्टेंट केस है, ये क्रॉस वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं यहाँ पर क्वेश्चन को, टू वेक्टर्स P वेक्टर
and q vector are inclined to each other, are inclined to each other at angle theta, at angle theta. Which of the following is the unit vector which of the following is the unit vector perpendicular to p vector and q vector, perpendicular to p vector and q vector. ठीक है, ऑप्शन हमें यहाँ पर कुछ दे रखा है. अब आपके दिमाग में होगा सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल क्वेश्चन के अंदर. ये वेक्टर का सिंबल है, कैप का सिंबल है. टू वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, एक दूसरे पर इंक्लाइन थीटा से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू. पी और क्यू दो वेक्टर जिस प्लेन में है, यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर में है. ये कहानी बनती थी क्रॉस वेक्टर के अंदर. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर. क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दिया पी क्रॉस क्यू, पी क्यू साइन थीटा. गलत तो नहीं हूं मैं? एन कैप. क्लियर. अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये रहा वो यूनिट वेक्टर. आपने कहा ठीक है, एन कैप इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू साइन थीटा. देखो कोई ऑप्शन मैच हुआ क्या? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन पी डॉट क्यू नहीं हो रहा. कैप लगा हुआ है, यहाँ कैप नहीं है. कैप लगा हुआ है, यहाँ कैप नहीं है. यहाँ एक पर कैप है, एक पर नहीं है. ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा और इलाज कर देते हैं. कैप लेकर आते हैं. हमें पता है किसी भी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो हम लेते हैं तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है. तो यहाँ पर पी कैप अपॉन क्यू कैप अपॉन में साइन थीटा. अब चेक कर लीजिए किस ऑप्शन से मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन से. तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गई बात. अब दो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं सामने. अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान रखना है ना. क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की बात होती है, बट वही ध्यान रखना है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास इफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से जो नॉट ट्रू है वो आपको बताना है. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पहला वाला है आर वेक्टर परपेंडिकुलर पी वेक्टर. दूसरा वाला स्टेटमेंट है आर वेक्टर परपेंडिकुलर क्यू वेक्टर. तीसरा वाला स्टेटमेंट है आर वेक्टर परपेंडिकुलर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर. चौथा वाला स्टेटमेंट है आर वेक्टर परपेंडिकुलर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर. देखिए, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है. वो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. मतलब ये मैंने कोई एक सरफेस बना लिया, यहाँ एक पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है. इनसे जो मुझे आर वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा. ऐसी कहानी थी जो हमने कल देखी थी. अच्छा, आर पी के भी परपेंडिकुलर होगा, आर क्यू के भी परपेंडिकुलर होगा. आपको बताया नॉट ट्रू, जो सही नहीं है. तो आर पी के परपेंडिकुलर है, हाँ. आर क्यू के परपेंडिकुलर है, हाँ. अच्छा, आर परपेंडिकुलर होगा पी प्लस क्यू के, यस. अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्या निकालता हूं, रिजल्टेंट निकालता हूं, तो पैरेललोग्राम लॉ से इस डायरेक्शन में निकलेगा रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर भी हो गया. ठीक है, तो ये भी ट्रू है. बचा ये ट्रू नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? देखो, आर वेक्टर की डायरेक्शन यहां है ना. पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन भी आर की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी.
क्योंकि आर वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं, दोनों तो अलोंग जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, चलिए बेसिक क्वेश्चन था बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटीज इज फॉल्स। ये तो आप कोई भी बता दोगे और हमें इस पर डिस्कशन भी करनी थी। तो ये क्वेश्चन आया, बहुत अच्छी बात। इन दोनों तीनों चारों आइडेंटिटी में से आपको बताना है कौन सी फॉल्स है। क्यू वेक्टर p डॉट q, q डॉट p, p क्रॉस q, q क्रॉस p, है ना। आपको बताना है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी फॉल्स है, गलत है ना। एक वेक्टर p, एक वेक्टर q, सही जगह ले जा रहा हूं मैं, है ना। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास रिजल्टेंट आ गया ये। ठीक है, अब मान के चलो मैं p प्लस क्यू की बजाय, मतलब p प्लस क्यू की बजाय इस q को मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, इस q को मैंने यहाँ बना लिया, इस p को पैरेलल शिफ्टिंग सिखाया ना, p को यहाँ बना लिया। अब मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, मतलब q प्लस p का रिजल्टेंट निकाला, तो भी यही आ रहा है और उसी डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एडिशन, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना ये। चलो इस कहानी की बात अभी नहीं करते, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यही सही ऑप्शन है हमारा, जो बोल रहे हैं वो फॉल्स वाला ऑप्शन यही वाला है। ठीक है, p डॉट क्यू, क्यू डॉट p। देखो दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पी क्यू कॉस थीटा मिलता है। क्या कोई डायरेक्शन की बात हुई? नहीं। तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी, क्यू पी कॉस थीटा। अब सिर्फ जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, चाहे क्यू हो चाहे पी हो, किसी का भी मल्टीप्लाई करो, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो बराबर ही आना। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अच्छा, हमारा पिछले लेक्चर में बात हुआ था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ नॉट का सिंबल लगाए, मतलब ये भी सही है। तो बचा हुआ ये कोई आइडेंटिटी ही नहीं है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उन्हीं दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाए ना, पॉसिबल ही नहीं। हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, ये निकल रहा है, इन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, चलो क्यू क्रॉस पी निकाल लिया, है ना, उंगलियां घुमा दी बाहर की डायरेक्शन में, यहाँ कुछ आएगा रिजल्टेंट, फॉर्मूला आएगा पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2pq कॉस थीटा। रिलेशन ही नहीं है आपस में कोई। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हम अगले पर आते हैं, क्या कहानी बन रही है अगले क्वेश्चन की, देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, चलो इस क्वेश्चन को पिक करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ, देखो क्वेश्चन में सारे वही पिक कर रहा हूँ जो आपके दिमाग के बिल्कुल जाले झाड़ दे, है ना, बिल्कुल दिमाग क्लियर कर दे कि हाँ ये छोटी छोटी सी गलती है, पता सभी को है बट फिर भी गलती होती है। तो क्यों हो रही है भैया, है ना। ये दोनों वेक्टर हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी, देन the angle between A and C, A और C के बीच का आपको एंगल बताना है। हमने कहा ठीक है, चलो A और C के बीच का एंगल बताना है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम इस पर आते हैं, अगर A क्रॉस B 0 है, A क्रॉस B 0 आ रहा है, 0 का मतलब क्या है, A क्रॉस B 0 वेक्टर आने का मतलब है, A क्रॉस B आंसर 0 आने का मतलब है साइन 90, साइन 90 के साइन 0, साइन 0। पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस याद है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, 0 वेक्टर देगा, है ना, मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, तो कहानी वही होगी। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में भी क्या ऐसा हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है एंटी पैरेलल भी हो सकता है, कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं,
अच्छा, ये भी 0 है, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, तो ए और बी सी के बीच का एंगल कितना हो गया, ए और सी के बीच का एंगल भी 0 हो गया। गलत तो नहीं हूं मैं? यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, क्या हो जाएगा 0। ए और सी के बीच का एंगल भी 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना? अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, चलिए ये तो कहानी हो गई डायग्राम की, मैप की, है ना? एक वेक्टर है ए विच इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, बाहर की तरफ। मतलब यहाँ पर एक कोई वेक्टर मान लिया, मैंने उसे डॉट लगा के बताया है, तो इस पॉइंट से उसकी डायरेक्शन कैसी है? वर्टिकली अपवर्ड है, आप लोगों की तरफ है। क्लियर? यहाँ से उस वेक्टर की डायरेक्शन आप लोगों की तरफ है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। अब क्या बोल रहे हैं कि एंड बी वेक्टर पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, और जो बी वाला वेक्टर है वो नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रहा है। ए वाला वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, बी वाला वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब क्या कहानी बन रही है? द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में होगा या क्या होगा? ऑप्शन जो मेरे पास है तो पहला 0 है, दूसरा अलोंग वेस्ट है, तीसरा अलोंग ये है, चौथा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, चल तो कहानी ये है कि एक वेक्टर जा रहा है आपकी तरफ, दूसरा वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, और मुझे ए क्रॉस बी करना है। मतलब मेरी फिंगर आपकी तरफ से बी की तरफ घूमनी चाहिए, आपकी तरफ से बी की तरफ घूमनी चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मुझे अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाता हूँ, ए आपकी तरफ है, ये करी आपकी तरफ उंगलियां मैंने, बी ऊपर जा रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ उंगलियां करी, थंब कहाँ आ रहा है? अलोंग वेस्ट। खत्म हो गया क्वेश्चन, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। थंब कहाँ हो गया? अलोंग वेस्ट। कोई टेंशन ही नहीं थी मतलब इस क्वेश्चन में आपको कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन इज कि आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर डी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ई इस डायरेक्शन में है, वेक्टर एफ इस डायरेक्शन में है ना? 6 वेक्टर्स जिनके नाम आपको वहां पर दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट क्या है? ए वाला स्टेटमेंट है बी प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, डी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, और कहानी बन रही है डी प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले ऑप्शन से, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। इस बार फॉल्स नहीं बता दूंगा, सारी फॉल्स होंगी मैक्सिमम। ट्रू कौन सा ऑप्शन होगा? सो यहाँ पर है बी कहाँ गया? ये बना लिया मैंने बी। एडिशन कर रहे हैं तो हमें हेड टेल वाला कंसेप्ट याद रखना है। बी से सी को, सी कहाँ है? ये है ना, सी कहाँ है? ये। तो हेड टेल वाले कंसेप्ट के हिसाब से इसका हेड, तो इसकी क्या ले लूँ मैं? टेल ले लूँ ना टेल, तो ये मैंने ले लिया। ध्यान से देखना, ये कहाँ आ गया? एज इट इज पैरेलल शिफ्टिंग कर ली, है ना? इसकी पैरेलल शिफ्टिंग हो गई, दूसरे वाले की पैरेलल शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी? यहाँ पर
ये हो गया बी और सी। ठीक है, अब बी और सी का जो रिजल्टेंट आ रहा है ये ऐसा ऐसा होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। यही तो गलती है, हमें दिख गया एफ, हमें पता है इक्वल एफ लिखा है, हाँ सर ऐसे ही जा रहा है, कर दो। वो तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे ना तीनों वेक्टर। अगर तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा ना भैया। इन दोनों को प्लस करना है, डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, बट एफ की डायरेक्शन ऊपर है तो ये हो गया गलत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बी और सी। बी और सी दो बार कैसे आ गए? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ, एक बी और ई है, बी और ई। चलो बी तो वही लिखा रहने दिया, ई कहाँ जा रहा है? चलो इसको रब कर देते हैं कुछ देर के लिए। ई आ रहा है इधर, तो हेड टेल मिलाना है, इसका टेल यहाँ मिला दिया। अब ये ऐसा आ रहा है ना, ये ऐसा जा रहा है और हमें क्या चाहिए? ऐसा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए। तो क्या एफ की डायरेक्शन तो ऊपर कहीं जा रही है, ऐसी तो आ ही नहीं रही, तो ये गड़बड़ हो गया। अब डी और सी की बात कर लेते हैं। डी और सी की कहानी में क्या है? डी ऐसा जा रहा है, ठीक है, प्लस सी, सी कहाँ है? सी ये है, हेड टेल मेथड। सी ऐसा जा रहा है, गलत कर दिया मैंने, हेड कर दिया, हेड टेल। सी ऐसा जा रहा है, ये आ गया, इसका हेड इसका टेल। अब नेक्स्ट रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो एफ तो इधर है, उधर तो है ही नहीं, तो ये भी ये बच गया, सही होगा। फिर भी देख लेते हैं, देखो डी ऐसा जा रहा है, हमने कहा ठीक है। ई ऐसा ले लें, हेड टेल मेथड के हिसाब से ये ले लिया ई। अब रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, एफ भी ऐसे ही है, देख लो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज तो बस इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि मतलब कंसेप्ट छूट के नहीं जाएगा वेक्टर का, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलो पहला क्वेश्चन आया थोड़ा सा एंगल से रिलेटेड, है ना, सॉरी, हाँ देखिए, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। एक किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट उन्होंने बोला है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्स, उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स का सम। हमने पहला फोर्स मान लिया F1, दूसरा फोर्स मान लिया F2, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दोनों का सम एक पॉइंट पर कितना लग रहा है? 16 न्यूटन। चलो ये कहानी हो गई, इतनी चीज तो हमें पता चल गई, है ना। If the resultant force is 8 Newton, if the resultant force is 8 Newton, resultant force is 8 Newton, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना दिया है आपको? 8 न्यूटन दिया हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। हमने कहा ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का ये हो गया। अच्छा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है, 8 न्यूटन। आगे आपसे बोल रहा है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, और जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, हमने मान लिया F1 स्मॉलर है, F2 ग्रेटर है, आप उल्टा भी करो, F2 स्मॉलर, बट जो स्मॉलर से आपको दिया है वो 90 डिग्री का एंगल बना है। अच्छा, 90 डिग्री वाला केस याद आया? अभी एक क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट लगाया था, ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक है, वही फिर से लगा देंगे, बट ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ मिल गई, एक यहाँ रिजल्टेंट के फॉर्मूले से मिल जाएगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 cos थीटा। हमने कहा ठीक है, दूसरी इक्वेशन भी हमें मिल गई है। या एक काम करूं, इसको इक्वेशन ना लिखते हुए पहले स्क्वायर कर लेता हूं, तो यहां से रूट हटेगा, ये 64 होगा। अब इक्वेशन सेकंड इसको डाल। नेक्स्ट, अब ये कहानी पर आ जाते हैं। एंगल 90 दिया है, मतलब tan अल्फा का फॉर्मूला होता है सेकंड वाला वेक्टर साइन थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, अपॉन फर्स्ट वाला वेक्टर फिर सेकंड वाला वेक्टर इनटू cos थीटा, यही होता है। ये 90 है, tan 90 की वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी 1/0 मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिखूँ मैं F1 F2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं F2 cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ माइनस F1। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, cos थीटा का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं थीटा वीटा तो निकालना नहीं, F1 F2 चाहिए, दोनों फोर्स उन्होंने बोला है यहाँ पर, है ना। और अगर मैंने नहीं रीड किया उस टाइम पर तो आई एम वेरी सॉरी, अभी रीड कर देता हूँ। देन द फोर्सेज आर, तो आपको फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। अब सब्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट कर देता हूँ। F2 cos थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, F1। सो ये हो गया F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस F1, तो माइनस प्लस माइनस 2 F1 स्क्वायर F2 cos थीटा की जगह रखा है ना, F1 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू 64। चलो अच्छी बात, ये और ये आ जाएगा आपके पास कितना, F1 स्क्वायर 2 में से एक गया, एक बचा। अब ये तो बेसिक मैथ्स चल रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सभी को पता होगी, कोई है बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता है। चलो अब यहाँ पर हमें पता है F1 प्लस F2 16 है, रख दो 16 F1 प्लस F2 की जगह, 16 से डिवाइड करेंगे तो F2 माइनस F1 की वैल्यू आ गई 4। क्लियर। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये दी हुई है, एक इक्वेशन मेरे पास ये दी हुई है, क्या मैं इनको सॉल्व नहीं करके F1 F2 की वैल्यू निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं। सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 16, और थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 4। ये गया 2F2 20, F2 10, 10 पुट करेंगे तो F1 आ जाएगा 6 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। सो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पर ओवर करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन के आज वेक्टर्स की हमने प्रैक्टिस की। आई होप कि इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल पाएगी, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगले लेक्चर में नया टॉपिक, ठीक है। तो क्या टॉपिक रहेगा, क्या लेक्चर रहेगा, वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।